एक क्वेश्चन है हमारे पास और काफी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। क्वेश्चन में क्या पूछना है, व्हाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट। इसके बारे में हमने पहले भी थोड़ी बात की थी कि घर पे हमारे जो अरेंजमेंट यूज करा जाता है, ठीक है, वो कौन सा किया जाता है, पैरेलल। कौन सा कहते हैं, पैरेलल, ना कि सीरीज। सीरीज क्यों नहीं कहते, अगर तुम ध्यान दोगे इधर, सीरीज में क्या होता है, हम एक रेजिस्टेंस को दूसरे रेजिस्टेंस के साथ एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं। क्लियर है, एक रेजिस्टेंस को दूसरे रेजिस्टेंस के साथ एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या है, अगर एक रेजिस्टेंस, जिसको हम अप्लायंस बोल रहे हैं, रजिस्टर बोल रहे हैं, क्योंकि उसी का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, अगर वो खराब हो जाए या स्विच ऑफ हो जाए तो यहाँ से एक तरीके से सर्किट क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो जो करंट हमारा इस तरीके से जा रहा था वो क्या हो जाएगा, आगे जा पाएगा रेजिस्टेंस 3 पे नहीं, क्योंकि सर्किट क्या हो चुका, ब्रेक हो चुका, सर्किट इनकम्प्लीट हो चुका है। सपोज करो ये हमारा फैन है, ये बल्ब है और आगे हमने टीवी सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो अगर हमारा बल्ब खराब हो गया है तो सर्किट क्या है, इनकम्प्लीट हो जाएगा, या बोले हमने स्विच ऑफ कर दिया बल्ब का, ठीक है। स्विच ऑफ होने का मतलब क्या है, सर्किट इनकम्प्लीट। तो आगे टीवी तक अप्लायंस जो है, टीवी हमारा, उस तक करंट जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो वर्क कर पाएगा, वर्क भी नहीं कर पाएगा। तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया, वन अप्लायंस इज स्विच ऑफ और गेट्स डैमेज। अगर कोई हमारा एक अप्लायंस स्विच ऑफ हो जाए या फिर डैमेज हो जाए, then all other appliances will also stop working। तो जो बाकी के अप्लायंस हैं वो भी क्या है, स्टॉप हो जाएंगे, वर्क नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या पॉइंट है, सीरीज में ना कनेक्ट करने का, 3 रीजन है हमारे पास, ठीक है। ये वाला समझते हैं, इन सीरीज सर्किट देयर इज अ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच अप्लायंस। सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज का ड्रॉप होता है। मानो यहाँ पे हमने वोल्टेज ले लिया 6 वोल्ट, कितनी ले ली, 6 वोल्ट, इधर लिख रहा हूं मैं। ये हमने एक सेल लिया और उसकी वोल्टेज कितनी है, 6 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट। अब सीरीज में क्या होता है, जो पोटेंशियल है वो डिवाइड होता है, ठीक है। अगर सेल का 6 वोल्ट है तो फैन, बल्ब और टीवी पे 6 वोल्ट नहीं रहेगा। जबकि पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में हमें पता है जो पोटेंशियल है वो सेम रहता है, पोटेंशियल ऑफ द सेल और बैटरी। तो अगर यहाँ पे हम सेल लेते हैं, बैटरी लेते हैं, 6 वोल्ट है, तो इस पे भी 6 वोल्ट जा रहा होगा, इस पे भी 6 वोल्ट जा रहा होगा। अब समझने वाली बात है भाई, पोटेंशियल अगर कम हो रहा है तो उससे क्या दिक्कत है, वोल्टेज ड्रॉप होने से क्या दिक्कत है। तुमने घर में कई बार देखा होगा, एकदम से वोल्टेज जब ड्रॉप हो जाती है, जितने भी तुम्हारे अप्लायंसेस हैं वो क्या हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। तुमने नॉर्मली बल्ब पे देखा होगा या तुम्हारा फैन है, अगर घर में वोल्टेज कम आ रही होती है, वोल्टेज ड्रॉप हो जाए तो फैन भी धीरे घूमने लगेगा और जो बल्ब है वो भी डिम हो जाता है। तो कोई भी अप्लायंस जो हमें वर्क कराना है उसके लिए हमें एक पोटेंशियल चाहिए, ठीक है, एक वोल्टेज चाहिए। अगर वो वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा तो क्या होगा, अप्लायंस वर्क नहीं करेगा। तो दूसरी जो हमारे साथ दिक्कत है सीरीज में, वो क्या है, सीरीज सर्किट में वोल्टेज का ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से हम डोमेस्टिक सर्किट को पैरेलल में लगाते हैं, सीरीज में नहीं लगाते। डोमेस्टिक सर्किट क्या हो गया, वो जो तुमने घर में लगाया हुआ, यानी घर में जो तुमने वायरिंग की हुई है अपने मेन मीटर से, वो कैसे करी हुई होती है, पैरेलल, ना कि सीरीज। ये देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, इसको मैं लास्ट में समझा रहा हूँ क्योंकि ये दो बहुत ज्यादा इजी थे। अब इसको समझते हैं। इफ कनेक्टेड इन सीरीज टोटल रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। सीरीज में हमें पता है रेजिस्टेंस को हम ऐड करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल हो जाता है R के, जिसको हम बोलते हैं टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट, या फिर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट, या फिर कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो जब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है तो क्या होगा, जो करंट है सर्किट में, ठीक है, वो कम हो जाता है। रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से करंट क्या होगा, सर्किट में क्या होगा, कम हो जाता है, ठीक है। रेजिस्टेंस इंक्रीज और करंट डिक्रीज हो जाता है। क्लियर हुआ।
यहाँ पे समझते हैं कैसे। ये मैंने एक रेजिस्टेंस ले लिया 2 ओम। यहाँ पे ये क्या है, अब ये तो एक ही है, ठीक है, इसको सीरीज में मान लो तुम, या फिर लो एक और कनेक्ट कर देते हैं इधर। ये 1 ओम हो गया और ये 2 ओम हो गया, दो रेजिस्टेंस है, एक यहाँ पे लिया मैंने 1 ओम और एक ये 2 ओम। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट है, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 ओम। कितना हो गया 3 ओम। और हमें पता है V इक्वल्स टू क्या होता है, I R। V इक्वल्स टू क्या हो गया, I R। क्लियर है। V की वैल्यू डालो 6, I हमें निकालना है कितना करंट फ्लो होगा, ये 3, ठीक है, मल्टीप्लाई में इधर आएगा ये 6/3, तो I की वैल्यू कितनी आ गई 2 एम्पियर। तो इस वाले केस में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हुआ 2 एम्पियर। चलो जी इसको ले लेते हैं 4। तो 4 लेने से क्या होगा, जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया 2 + 4 यानी कि 6 हो गया। फिर हमें पता है V = IR होता है बाय ओम्स लॉ। पोटेंशियल हमारा 6 है, I निकालना है, R कितना हो गया 6, ठीक है। तो ये 6 अपॉन में आएगा, I की वैल्यू कितनी हो गई 1 एम्पियर। तो सेकंड केस में क्या हुआ, हमने रेजिस्टेंस को इंक्रीज करा तो सर्किट में करंट चेंज हो गया, कम हो गया। बात समझ रहे हो, यानी कि किसी सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो उसके रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। सिर्फ ये नहीं तुमने एक सेल ले लिया, बैटरी ले ली और तुम सोच रहे हो कि इसकी पोटेंशियल ज्यादा है तो हमेशा करंट उसी तरीके से फ्लो करेगा, ज्यादा जाएगा। वो डिपेंड कर रहा होता है रेजिस्टेंस कितना है सर्किट में, ठीक है। अगर तुम रेजिस्टेंस इंक्रीज कर देते हो तो करंट का फ्लो हो जाता है कम, समझ रहे हो। और हमें अगर अप्लायंस कनेक्ट करने हैं, अपने घर में चलाने हैं, तो वो तभी प्रॉपर वर्क कर पाएंगे जब पीछे से करंट एक स्पेसिफिक अमाउंट में आ रहा हो। यानी हम चाहते हैं कि करंट ज्यादा आए, ठीक है। ये नहीं कि बहुत ज्यादा है, उससे अप्लायंस भी डैमेज हो सकता है, लेकिन कम होगा तो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस के इंक्रीज होने से क्या होगा, सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो दोनों ही केस में मैंने पोटेंशियल तो सेम रखा था, तो सिर्फ करंट पोटेंशियल पे ना डिपेंड करके रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। बात आ रही है समझ में, पोटेंशियल पे ना डिपेंड करके रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, पोटेंशियल पे भी करेगा, ठीक है। यहाँ पे इसी केस में अगर मैं पोटेंशियल डिक्रीज कर देता हूं तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये 3, तो 6 उठ के नीचे आएगा, 3/6 यानी 1/2। तो हुआ क्या, जब हमने पोटेंशियल, जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस था उसको डिक्रीज करा, 6 से कितना कर दिया 3, तो यहाँ पे करंट कितना हो गया हमारा, जो पहले 1 एम्पियर था वो कितना हो गया 1/2, हाफ हो गया। इस तरीके का मैंने तुम्हें क्वेश्चन कराया भी था कि किसी सर्किट में अगर तुम पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर दो तो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस सर्किट में करंट भी हाफ हो जाएगा। जितना पहले था, पहले 1 था तो अब 1/2 हो गया, पहले 2 होता तो 1 हो जाता, 4 होता अगर पहले तो अब 2 हो जाता। तो ये दोनों ही चीज पे डिपेंड कर रहा होता है, V पे भी और R पे भी। उन दोनों को कंबाइन करके एक करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो हमें चाहिए कि करंट कम ना हो, क्योंकि हमें अप्लायंस अपने घर में चलाने हैं, तो जो करंट है पीछे से वो एक स्पेसिफिक अमाउंट में हमारे सर्किट में फ्लो करे। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, हम पैरेलल में और सीरीज में ना लगा के किस में लगाने की कोशिश करते हैं, पैरेलल में। पैरेलल में क्या होता है, जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है भाई। इन्हें ही 1 और 2 को ये 1 ओम हो गया और ये 2 ओम हो गया। क्लियर है, कैसे कनेक्ट किए हुए हमने इनको, यहाँ पे किया हुआ है पैरेलल सर्किट में, किसमें, पैरेलल में। अब ध्यान देखते हैं यहाँ पे R कितना हो जाएगा, R 1/R होगा, को यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 1/R इक्वल हो जाएगा 1/R1 + 1/R2, ठीक है।
1/r इक्वल 1/1 प्लस 1/2। सही हो गया? एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 + 1 हो जाएगा, यानी 3/2 हो जाएगा। किसकी वैल्यू है? 3/2। 1/r की, हमें तो r निकालना होता है, तो r कितना हो जाएगा? r हो गया 2/3। कितना हो गया? 2/3 ओम। ठीक है, ये 2/3 लिखा हुआ है। ये तो 1 से भी छोटी वैल्यू हो गई, डिनोमिनेटर बड़ा है, देखो 1 से भी छोटा, तो रेजिस्टेंस क्या हुआ? यहाँ पे डिक्रीज हो गया। और रेजिस्टेंस जब डिक्रीज होता है तो हमें पता है करंट क्या हो जाता है? इंक्रीज। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारे जो सर्किट है उसमें करंट कम ना हो। क्लियर है? तो हम किस में कनेक्ट करेंगे? पैरेलल में। तो ये 3 रीजन है जिसकी वजह से हम अपना जो डोमेस्टिक सर्किट है वो सीरीज में ना अरेंज करके पैरेलल में अरेंज करते हैं। तो ये भी हमारा एक पॉइंट हो गया। क्या? इफ कनेक्टेड इन सीरीज टोटल रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। अगर सीरीज में लगाएंगे तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। Therefore, current flowing through the circuit will be low। तो जो करंट होगा वो सर्किट में क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। तो ये 3 केसेस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तुम लिख लो जल्दी से। इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। इससे पहले एक चीज समझो, हमने ये पढ़ा था जो रेजिस्टेंस है वो 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, दूसरा एरिया, तीसरा नेचर और फोर्थ क्या था? टेम्परेचर। क्या सीखा था हमने? अगर लेंथ इंक्रीज कर दें तो जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी रेजिस्टेंस और लेंथ में जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि थिकनेस। तीसरा हमने पढ़ा था नेचर ऑफ द मटेरियल, वो बना किससे? ठीक है भाई, अलग अलग मटेरियल होगा तो उसका अलग अलग क्या है? नेचर होगा। ठीक है, और फिर उसका रेजिस्टेंस भी डिफरेंट होगा। जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, ठीक है, आयरन, कुछ भी हम मेटल लें उसका नेचर अलग है तो रेजिस्टेंस सेम नहीं हो सकता ना, तो रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा। फोर्थ हमने पढ़ा टेम्परेचर, और टेम्परेचर में हमने क्या पढ़ा था? अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है? क्यों होता है वहां पे भी मैंने थोड़ा बहुत बताया था तुम्हें। अब प्रॉपर एक क्वेश्चन है, अगर इस पे क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बनेगा और उसका आंसर तुम कैसे लिखोगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, इसको पढ़ के देखो एक बार, फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ। क्वेश्चन में कह रहे हैं व्हाई डज रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो मेटेलिक कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है जब हम इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर को, ऐसा क्यों? क्लियर? अब देखो समझो, ये कोई रोड है मेटल की, एक मेटल की एक रोड है या वायर है, कुछ भी समझो तुम। मेटल कौन होता है इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं, लेकिन दोबारा समझ लो, मेटल वो होता है जिसमें क्या हो? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी जिसके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन इजिली बाहर आ सके, अपना शेल छोड़ सके। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, वो क्या होता है? मेटल होता है। तो हम ये कह सकते हैं मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। अभी मानो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इधर है, अब ये कोई मेटल की अगर वायर है, रोड है, तो ये किससे बनी होगी? एटम से बनी होगी। क्लियर है? इसको अगर हम मानते हैं कि भाई ये जो वायर है ये कॉपर की है, तो यहाँ पे जितने भी एटम होंगे सब किसके होंगे? कॉपर के। तो इतने वायर में बहुत सारे कॉपर के एटम होंगे और सब एटम क्या कर रहे होंगे? अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस मेटल में, वायर में काफी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। अब इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, तो ये रैंडम मोशन कर दोगे, कोई इधर जा रहा होगा, कोई इधर जा रहा होगा, कोई इधर, और आपस में इनका क्या हो रहा होगा? कोलिजन हो रहा होगा। एक कोई डायरेक्शनल इनका मोशन नहीं है, रैंडम मोशन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? कोई एक डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रॉन का मोशन ही नहीं हो रहा तो तुम्हें करंट भी नहीं मिलेगा। अब क्या करो, यहाँ पे एक वायर अटैच कर दो,
इसी कॉपर वायर में हमने क्या करा, इसी कॉपर वायर को अटैच कर दिया किसी सेल या फिर बैटरी से। अब यहाँ पे प्लस होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, कुछ ना कुछ इसका पोटेंशियल होगा, हमने मान लिया पोटेंशियल रहा भी। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो कि इधर उधर भाग रहे थे अब ये यूनी डायरेक्शनल हो जाएंगे, यानी कि एक सेम डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और किधर, ये नेगेटिव होते हैं इनका चार्ज, तो किधर फ्लो करना शुरू कर देंगे, पॉजिटिव। तो यहाँ से इधर आना शुरू हो जाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल। फिर नेगेटिव से क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, तो एक यूनी डायरेक्शनल मोशन स्टार्ट हो जाएगा। कहां से कहां तक, पॉजिटिव एंड की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव एंड की तरफ। तभी हम क्या बोलते हैं कि हमें करंट मिलेगा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। क्लियर है? तो इनका मोशन होना जरूरी है। तुमने कोई वायर सिंपल पकड़ ली तो तुम्हें करंट नहीं लगेगा जब तक वो किसी बैटरी या सेल से कनेक्ट नहीं है। समझ रहे हो? यानी कि जहां पे पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं है। अगर लाइट भागी हुई है तुम्हारे घर में तो तुम वायर को अगर टच करते हो तो तुम्हें करंट नहीं लगेगा, लेकिन अगर लाइट आई हुई है तो तुम्हें करंट फील होगा। समझ रहे हो? उससे पहले क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन का एक रैंडम मोशन होता है, और जैसे हम इसको किसी पोटेंशियल से कनेक्ट कर देते हैं तो इनमें फ्लो आ जाता है, पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करने लगते हैं। अब क्या है, सबके सब इधर मूव करते हैं, ठीक है। जो इनका रैंडम मोशन था वो हट गया, अब ये एक ही डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? सबकी डायरेक्शन हो गई ये। अब क्या होता है, अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे इस रोड या वायर का, तो होगा क्या, जो वाइब्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे सीधे तो जाते हैं लेकिन इनमें थोड़ा बहुत वाइब्रेशन होता है, अपनी जगह पे हिल रहे होते हैं, ठीक है। अगर हम इनको टेम्परेचर इनका इंक्रीज कर देंगे रोड या वायर का, तो इनका जो वाइब्रेशन है वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी आ जाएगी और एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाएगा। एम्पलीट्यूड क्या होता है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये तुमने 9th में पढ़ा था, मैं तुम्हें बता देता हूँ। मान लो ये पार्टिकल है, इसका वाइब्रेशन ये हो रहा है, ये ऐसे हिल रहा है, ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है, इसी को हम बोलते हैं वाइब्रेशन, जहाँ पे टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, ठीक है। आगे भी जा रहा है और पीछे भी जा रहा है, ये है वाइब्रेशन। तो इसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड, यानी कि हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसमें। अगर ये एम्पलीट्यूड यानी इसका वाइब्रेशन यहाँ तक जाने लगे, ऊपर भी और नीचे भी, तो हम बोलेंगे इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया, यानी वाइब्रेशन जो पहले ऐसे हो रहा था वैसे होने लगा। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, एक सेकंड में कितना वाइब्रेशन किए इसने। मानो ये इसका मीन पॉइंट हो गया, यहाँ से ऊपर गया, आया वापस, नीचे गया, वापस आया, तो इसको हम एक वाइब्रेशन बोलेंगे, ठीक है। अपने मीन पॉइंट से ऊपर भी गया, नीचे भी गया, फिर मीन पॉइंट पे आ गया, यानी जहां से वो स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, एक सेकंड में कितनी बार किया। मानो एक सेकंड में पहले 10 बार कर रहा था, अब टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इसके पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई, ये समझ के चलो। तो उस एनर्जी को जब इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, सिंपल सी बात है, देखो तुम अगर वीक फील कर रहे हो तो तुम्हें भेजा जाए बाहर ग्राउंड में, तुम थोड़ी देर में वापस आ जाओगे खेल के। और दूसरा क्या है, तुम में बहुत एनर्जी है, तुम क्या है अपना खेलते रहोगे 1 घंटे तक, 2 घंटे तक। क्लियर है? ज्यादा दौड़ोगे क्योंकि एनर्जी तुम में ज्यादा है। तो इसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का भी है, वो पहले वाइब्रेट कर रहा था और एक डायरेक्शन में जा रहा था, अभी क्या है उसका जो वाइब्रेशन है वो ज्यादा हो गया, यानी कि एम्पलीट्यूड भी बढ़ गया और फ्रीक्वेंसी भी जल्दी जल्दी करने लगा, जब वो अभी भी उसी डायरेक्शन में रहा। लेकिन इस प्रोसेस में क्या होगा, एक मानो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और यहाँ पे, जब इनका वाइब्रेशन कम था ये ऐसे ऐसे एक डायरेक्शन में जा रहे थे, इधर मान लिया इधर जाते, अब इनका वाइब्रेशन क्या हो गया, ज्यादा, एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी बढ़ गई इनकी, अब ये ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, इनमें आपस में कोलिजन होगा, टकराव होगा। उसकी वजह से तुम खुद सोचो, जो इनका मूवमेंट था इस डायरेक्शन में, वो मूवमेंट तो अब भी है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बना हुआ है, लेकिन वो मूवमेंट अब उतना ज्यादा इजीली नहीं हो पा रहा होगा क्योंकि इनमें टक्कर लग रही है, जाए अब भी आगे रहे लेकिन टकरा के जा रहे हैं, कोलिजन हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक तरीके से इनके मूवमेंट में अपोजिशन आ गया, ठीक है, अपोज हो रहा है इनके मूवमेंट का कहीं ना कहीं उस कोलिजन की वजह से।
तो ये क्या हुआ, रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, खुद बताओ। तो तुम बोलोगे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। रेजिस्टेंस का मतलब भी मैंने तुम्हें बताया था, हिंड्रेंस होना, यानी किसी मूवमेंट में रुकावट आने को ही हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे वही काम हुआ। पढ़ के देखते हैं। व्हेन अ मेटालिक कंडक्टर इज हीटेड, जब किसी मेटालिक कंडक्टर को हीट किया जा रहा है, द एटम्स इन अ मेटल वाइब्रेट विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। तो जो उसके एटम्स है, ठीक है, एटम्स में ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन भी अपने एटम में ही रहता है, ठीक है। शेल तो छोड़ देता है, मोशन के लिए फ्री है, लेकिन है वो उसी एटम का पार्ट, ठीक है, ये समझ के चलो। तो वो क्या है, जो एटम है उसमें वाइब्रेशन होना शुरू हो जाएगा, और वो वाइब्रेशन कैसा होगा, ग्रेटर एम्पलीट्यूड, पहले से ज्यादा वाइब्रेशन में एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी। ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर द थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीज। तो उसकी जो थर्मल वेलोसिटी है वो भी क्या है, इंक्रीज हो जाएगी, मोशन उसका तेज होगा। Therefore, the number of collision between free electron and atoms increases. तो जो एटम और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, या फ्री इलेक्ट्रॉन्स में भी आपस में भी कोलिजन होगा, ठीक है। एक एटम था, एटम्स में एक क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन में वो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, उसने एटम को छोड़ दिया, तो अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही हम दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ इनके कहीं ना कहीं क्या होंगे, एटम्स होंगे। तो उनके बीच में और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के भी बीच में क्या होना शुरू हो जाता है, कोलिजन। This increase the opposition of the movement of electrons and hence the resistance of conductor, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इंक्रीज हो जाएगा किसमें, अपोजिशन ऑफ मूवमेंट इंक्रीज हो रहा है किसमें, उसका जो मूवमेंट है उसका अपोजिशन इंक्रीज हो जाएगा, और क्या भी इंक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो जो उसका रेजिस्टेंस है उसमें भी इंक्रीज हमें देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ? वीडियो पॉज करके इसको लिख लो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या लिखा है। हीट इज जनरेटेड कंटिन्यूअसली इन द इलेक्ट्रिक हीटर, but the temperature of its element becomes constant after some time. Why? तुमने देखा होगा घर में जब हीटर तुमने चलाया, तो वो जो हीटर है उसमें अंदर एक एलिमेंट होता है, ठीक है, इस तरीके से वायर होती है जिसको हम एलिमेंट बोलते हैं। तो एलिमेंट जो है उसका टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है। जैसे तुम चलाते हो तो तुम देखते हो वो येलोइश कलर होता हुआ ऑरेंज और रेड पे पहुंच जाता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या है, जो एलिमेंट है उसका टेम्परेचर एक जगह पे पहुंच के कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि वो गर्म होता जा रहा है, होता जा रहा है, उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, एक पॉइंट पे आके वो कांस्टेंट होना शुरू हो जाएगा, यानी वहीं पे रुक जाएगा, ठीक है, उससे ज्यादा उसकी हीट बढ़ेगी नहीं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है कि वो कांस्टेंट क्यों हो जाता है कुछ टाइम बाद? तो यहाँ पे समझते हैं, देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में। व्हेन द टेम्परेचर, आंसर में देखते हैं, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द हीटर बिकम्स ग्रेटर देन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, सम ऑफ द हीट इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ थर्मल रेडिएशन, ठीक है। यहां तक समझते हैं। पहले क्या होता है, एक टेम्परेचर होगा रूम का और टेम्परेचर होगा हीटर का, ठीक है। तो जब हीटर का टेम्परेचर, ध्यान से समझना, जब हीटर का टेम्परेचर क्या हो, ज्यादा हो जाए टेम्परेचर ऑफ दी सराउंडिंग, खुद देखो समझने वाली बात है, नॉर्मल सी बात है, हीटर का टेम्परेचर ज्यादा हो गया सराउंडिंग से, हमने उसे चलाया, वो धीरे धीरे गर्म होता रहा, गर्म होता रहा, इसका टेम्परेचर बढ़ गया, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, कम। तो यहाँ से जो हीट है वो किधर आनी शुरू हो जाएगी, सराउंडिंग में ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी, इधर आनी शुरू हो जाएगी। बात को समझ रहे हो? किधर आनी शुरू हो जाएगी, वो सराउंडिंग की तरफ आनी शुरू हो जाएगी। यानी ये जो है, ये जब गर्म होगा, जैसे तुमने देखा होगा, तुम कुछ कोई भी चीज गर्म लो तो उसके पास तुम्हें हीट फील होगी, ठीक है। तुम मानो किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो तुम्हें उसके पास में हीट फील होगी, क्यों? क्योंकि वो जो हीट है वो सराउंडिंग में ट्रांसफर कर रहा है। इसे हम बोलते हैं थर्मल रेडिएशन। किस फॉर्म में? थर्मल रेडिएशन। थर्मल मीन्स होता है हीट, ठीक है, और हीट का जब ट्रांसफर होता है इस तरीके से, उसे हम बोलते हैं थर्मल रेडिएशन। तो यहाँ पे जब हीट ज्यादा हो गई और सराउंडिंग में क्या है, टेम्परेचर कम है, ठीक है,
तो ये वाला जो हीट है इधर आना शुरू हो जाएगा, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। यही तो रोल होता है हीटर का। हम क्या चाहते हैं, जिस रूम में हम हैं वहां का टेम्परेचर लो है तो हमें ठंड लग रही है, हम चाह रहे हैं कि इसका टेम्परेचर जो सराउंडिंग का है, जो रूम का है, वो हम बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें। तो एक पॉइंट पे जब इसका टेम्परेचर देखो, जब तक स्टार्ट में दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, लेकिन जब हमने इसको हीटर को स्टार्ट कर दिया, इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही बढ़ेगा तो वो क्या करना शुरू करेगा, वो रेडिएशन में आना शुरू हो जाएगा। उसकी जो हीट है थर्मल रेडिएशन में लूज होनी शुरू हो जाएगी, किसकी तरफ, सराउंडिंग की तरफ। तो अब सराउंडिंग का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी अब जो सराउंडिंग है वो हमें क्या है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद क्या होगा, रेट एट विच हीट इज बीइंग प्रोड्यूस। अब हीट क्या है, एलिमेंट में प्रोड्यूस हो रही है, यही तो काम कर रहा है एलिमेंट। और एलिमेंट किसका बना हुआ है यहाँ पे हीटर का, एलओए का। तो जो एलओए है उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्या होगा, एक टाइम पे आके ये हो जाएगा कुछ टाइम बाद, रेट एट विच हीट इज बीइंग प्रोड्यूस, जिस रेट से हीट प्रोड्यूस हो रही है उसी रेट से वो रेट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा द रेट ऑफ विच हीट इज लॉस्ट। ठीक है, तो जिस रेट से हीट प्रोड्यूस हो रही है उसी रेट से हीट क्या है, सराउंडिंग में उसका जो हीट का है लॉस होना शुरू हो जाएगा, यानी वो जो हीट है वो ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी सराउंडिंग में। Hence the temperature of the element becomes constant। तो जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया, कांस्टेंट, एलिमेंट का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। जल्दी से जिसको नहीं समझ आए एक बार दोबारा समझते हैं। अभी ये हमारा हीटर है और ये हमारा रूम टेम्परेचर है, सराउंडिंग का टेम्परेचर है, दोनों सेम है। हमने हीटर को चलाया, वो धीरे 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 टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर धीरे धीरे लॉस होना शुरू हो जाएगा सराउंडिंग में, तो सराउंडिंग का भी टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे ये कुछ ना कुछ हीट ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये जितनी हीट इसमें प्रोड्यूस हो रही है हीटर में, उतनी ही हीट ये सराउंडिंग में ट्रांसफर करता रहेगा। तो इसका टेम्परेचर अब इससे ज्यादा नहीं इंक्रीज होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हीटर बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, एक टेम्परेचर पे आके वो रुक जाएगा और वो जो हीट है वो कहाँ पे ट्रांसफर कर रहा होगा, सराउंडिंग में ट्रांसफर कर रहा होगा। तो इसलिए हम बोलते हैं जो हीटर का टेम्परेचर है, या बोल रहे हैं जो एलिमेंट का टेम्परेचर है, वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा कुछ टाइम बाद। आई ये बात समझ में? पॉज करो वीडियो को और इसको लिखना शुरू करो। जो नया हमारा हेडिंग है, टॉपिक है, वो क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, यानी कि करंट अगर कहीं से फ्लो हो रहा है, ठीक है, पास हो रहा है, तो वो कोई भी चीज है वो कुछ ना कुछ तो हीट होगी। ठीक है, कुछ ज्यादा हो जाते हैं और कुछ कम होते हैं। क्यों होता है ऐसा, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, करंट पे भी डिपेंड करता है कितना करंट फ्लो हो रहा है, और आगे हम देखेंगे टाइम भी एक फैक्टर है। क्लियर है? तो हमें सिर्फ अभी ये समझना है, अगर किसी भी वायर से, कंडक्टर से, रेजिस्टेंस से, कुछ भी बोलो तुम, अगर फ्लो हो रहा है करंट, तो वहां पे तुम्हें क्या मिलेगा, एक हीटिंग इफेक्ट मिलेगा, यानी कुछ ना कुछ वो कंडक्टर, वायर गर्म होगा। ठीक है, तो वही हम पढ़ रहे हैं, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस। यहाँ पे हमने ले लिया हाई रेजिस्टेंस, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस में ये इफेक्ट बहुत इजीली हमें शो होता है। ठीक है, दिखाई दे जाता है, जैसे हीटर हो गया, ठीक है, आयरन हो गया जिससे हम प्रेस बोलते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेस, ओवन हो गया तुम्हारा, तो वहां पे रेजिस्टेंस हाई है तो ये हमें इजीली वहां पे फील भी होता है, दिख भी जाता है हीटिंग इफेक्ट। तो हम उसी की बात कर रहे हैं, जब इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है किसी हाई रेजिस्टेंस वायर से, जैसे कि नाइक्रोम वायर। ठीक है, नाइक्रोम वायर का ने बताया तो तुम्हें रेजिस्टेंस हाई होता है काफी। द वायर बिकम्स वेरी हॉट एंड प्रोड्यूसेस हीट। तो जो वायर है वो क्या हो जाती है, हॉट हो जाती है, गर्म हो जाती है और हीट प्रोड्यूस करने लगती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये किसका इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट है करंट का। अगर करंट फ्लो ही नहीं होगा तो क्या कोई हीटिंग इफेक्ट मिलेगा तुम्हें? ये बताओ, घर में तुमने हीटर रखा हुआ है, ठीक है, करंट उससे फ्लो करा नहीं रहे हो तुम, तुम्हारे घर में मान लो लाइट ही नहीं आ रही, तो कहां से वो हीटिंग इफेक्ट दे देगा, नहीं देगा ना। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ
करंट, क्योंकि करंट की वजह से इफेक्ट हो रहा है। वीडियो पॉज करो और इसको उतारो जल्दी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, समझना इसको, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है, और इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा। इस पे एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको फॉर्मूला ये बना कैसे, इसका हम डेरिवेशन देख रहे हैं, ठीक है। भाई कुछ ना कुछ अगर हमारे पास फॉर्मूला है तो हमें पता होता है ना ये अच्छा इस तरीके से आया है, एक उसके पीछे थ्योरी होती है जो उसको सेटिस्फाई कर रही होती है। इसी तरीके से ये H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी आया कहां से, ये तुम्हें एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा इसका डेरिवेशन, लेकिन यहाँ तक हम पहुंचे कैसे ये तुम्हें पता होना चाहिए। क्लियर है, तो वही हम डेरिवेशन समझ रहे हैं। ध्यान दो यहाँ पे, हमें पता है कि कोई अगर एक कंडक्टर है, कंडक्टर या फिर बोलो एक वायर, ठीक है, जिसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, ठीक है, ऑफर रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट। अगर एक कंडक्टर है या फिर एक रेजिस्टेंस, जिस वायर का हाई रेजिस्टेंस है, वो क्या करेगा, करंट जब उससे फ्लो होगा तो उसको ऑफर करेगा रेजिस्टेंस, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा और वो उसके फ्लो को क्या करेगा, अपोज करेगा। So work must be done by the current continuously to keep itself full. अब हमें पता है कि रेजिस्टेंस एक रुकावट है, तो अगर किसी वायर का रेजिस्टेंस हाई है या लो भी है, ठीक है, कुछ भी है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो अब उससे जब करंट फ्लो हो रहा है तो करंट को क्या आएगा, यहाँ पे अपोजिशन आएगा, अपोज करेगा वो वायर या फिर रेजिस्टर, करंट के फ्लो को अपोज करेगा। लेकिन करंट हमें पता है फिर भी पास हो जाता है, ठीक है, क्यों पास हो जाता है, क्योंकि करंट अब यहाँ पे कुछ वर्क कर रहा है अपनी तरफ से, ठीक है। तो करंट एक वर्क करेगा ताकि उस रेजिस्टेंस का जो अपोजिशन है, ठीक है, उसको ओवरकम कर सके, यानी कि जो रेजिस्टेंस है उससे पास हो जाए, फ्लो हो जाए, तो यहाँ पे करंट को वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। हम अब मान रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं करंट आई फ्लो हो रहा था, किससे, रेजिस्टेंस है, जिसका रेजिस्टेंस कितना था, आर, किसी टाइम के लिए, ठीक है, और वो टाइम हमने मान लिया टी, स्मॉल टी। अब हम कह रहे हैं नाउ व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q मूव्स अगेंस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस V, ये PD जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस है, तुम इसको पूरा लिखना, ठीक है, शॉर्ट मत लिखना ऐसे। तो हम कह रहे हैं कि भाई अगर करंट फ्लो हो रहा है किसी रेजिस्टर से जिसका रेजिस्टेंस आर है किसी टाइम के लिए, टाइम कितना हो गया, स्मॉल टी। अब हमें पता है भाई करंट तो तभी फ्लो होता है ना जब चार्ज हो, ठीक है, चार्ज है तभी तो करंट फ्लो हो रहा है, और चार्ज क्यों मूव करता है, जब एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो हमने ये बात भी लिख दी, व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q मूव्स अगेंस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस V, इस पोटेंशियल डिफरेंस था एक V, उसकी वजह से तो चार्ज क्यों मूव हो रहा है, और उसकी वजह से हमें क्या मिल रहा है, करंट मिल रहा है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो वर्क है ना, जो हम वर्क कह रहे थे करंट कर रहा है, उस वर्क को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, W इज इक्वल टू क्यू वी। अब ये कहां से है, ध्यान करो, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन में हमने लिखवाया था W अपॉन Q, समझ रहे हो। तो हमने बोला था पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इक्वल है किसके, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, और वहां पे ये डेफिनेशन लिखवाई थी। तो इसी डेफिनेशन से V के तरफ Q को हम भेज देंगे, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो W क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू V इंटू Q। तो W एक वर्क है, तो हमने वर्क को यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया। करंट हमें पता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, ये क्या होता है, करंट होता है, तो Q अपॉन T, ये भी हमें फॉर्मूला मालूम है। करना क्या है हमें, यहाँ पे हमें Q की वैल्यू निकालनी है और V की वैल्यू निकालनी है। तो Q इस फॉर्मूले में आता था करंट वाले में, यहाँ से हमने Q की वैल्यू निकाल के रख दी, T को उधर भेज दिया, मल्टीप्लाई में हो गया। ओम्स लॉ में पता है V इज इक्वल टू IR होता है, यहाँ से Q और V की वैल्यू इक्वेशन 2 और 3 को यूज करो किसमें, 1 में, तो Q के प्लेस पे क्या आ जाएगा, IT, मल्टीप्लाई V के प्लेस पे आ जाएगा IR, ये आ गया।
अब ये सब मल्टीप्लाई में हो रहे हैं, आई कितनी बार मल्टीप्लाई हो गया, 2 बार, तो आई स्क्वायर हो जाएगा और आर टी, तो ये क्या है, वर्क है आई स्क्वायर आर टी। अब ध्यान दो, हमें तो वहां तक फिर हम कैसे पहुंचे, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यहाँ तो डब्ल्यू आ रहा है। हम कह रहे हैं जो ये वर्क है, ये कौन सा वर्क है, इलेक्ट्रिकल वर्क है, और हमें पता है जो वर्क होता है वो एनर्जी के इक्वल होता है, समझ रहे हो। ये जो वर्क है किसने करा, करंट ने करा है, तो हम इसको बोल रहे हैं इलेक्ट्रिकल वर्क डन हुआ है, ठीक है। और जो भी वर्क है वो एक एनर्जी होता है, एनर्जी के इक्वल रखते हैं, तो हमने मान लिया कि जो वर्क है वो, या फिर उसको हम एनर्जी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो जब हुआ वो कन्वर्ट हो गया किसमें, हीट में, समझ रहे हो भाई। अगर किसी वायर से तुम करंट को फ्लो करा रहे हो तो तुम्हें हीट मिली, अब वो हीट मिली कहां से, कोई रख के तो गया नहीं। तो क्योंकि जो ये वर्क है ये भी इलेक्ट्रिकल वर्क, एक एनर्जी, और हमें पता है एनर्जी चेंज होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ये भी मालूम है, 9th में हमने पढ़ा था, जो एनर्जी है वो चेंज हो जाती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ठीक है। तो वहीं पे हम ये समझ रहे हैं, हम कह रहे हैं जो इलेक्ट्रिकल वर्क है, या बोले हम ये एनर्जी है, ये कन्वर्ट हो गई किसमें, हीट एनर्जी में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये वर्क जो इसके इक्वल है, ये वर्क एक एनर्जी है, और ये एनर्जी किसके इक्वल है, ये हीट एनर्जी के इक्वल है। तो इस W की जगह हमने H लिख दिया, ये क्या है, हीट एनर्जी है। तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो ये यहां से हमारा डेरिवेशन बना है, ठीक है। अब थोड़ा आगे मैं हल्का सा तुम्हें समझा देता हूँ, फिर उसके बाद लिखना। इसी को ड्राइव करके जूल्स ने एक लॉ दे दिया, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ने एक अपना लॉ दिया, जूल्स ने अपना एक लॉ दिया, ठीक है, किसके ऊपर है वो, हीटिंग के ऊपर है, ठीक है। और उसने लॉ क्या दिया, सिर्फ यही बात उसने बोली, और उसके नाम पे देखो लॉ बन गया, क्योंकि ये प्रूव हुआ था, ठीक है, प्रूव करा था। तो यहां तक लिखो, पॉज कर लेना वीडियो को और लिखना शुरू करो, और उसके बाद फिर आगे का टॉपिक देखते हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट, लिख लेना इसको पहले तो। इसको समझते हैं क्या है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अभी जो हमने डेरिवेशन किया है, ठीक है, हीट का, हीट प्रोड्यूस का, क्या, आई स्क्वायर आर टी, उसी को बेसिस बना के जूल ने अपना एक लॉ दिया, ठीक है। जूल ने क्या किया, अपना एक लॉ दिया है। तो जूल ने ये किया होगा, ठीक है, प्रूफ किया होगा डेरिवेशन। अच्छा एक चीज और समझो, तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा होगा जूल जूल क्यों कह रहा हूं मैं। तो जूल क्या था, एक साइंटिस्ट ही था। तुम ध्यान देना, जहां पे भी तुम्हें ऐसा यूनिट कैपिटल लेटर में दिखाई दे, वो पक्का एक साइंटिस्ट रहा होगा, उसी के नाम के ऊपर हमने वो यूनिट दी है उसे इज्जत देने के लिए, ठीक है, एक तरीके से उसे ट्रिब्यूट दी है हम लोगों ने, साइंस ने। जैसे तुम देखोगे फोर्स को हम देखते हैं किसमें, न्यूटन में, एन दिखते हैं ना, 5N 10N इस तरीके से। तो न्यूटन कैपिटल बनाए एन, तो ये कौन रहा होगा, सबको पता है, एक साइंटिस्ट था, ठीक है। इसी तरीके से हम लिखते हैं एनर्जी में जूल, एनर्जी में भी और हीट में भी, तो ये भी एक साइंटिस्ट रहा था, ठीक है। इसका जो पूरा नाम था वो था जेम्स प्रेस्कॉट जूल, ठीक है। क्या नाम था, जेम्स, तो अच्छा पूरा नहीं आ रहा इधर, जेम्स प्रेस्कॉट जूल, ठीक है। तो ये था, इसी के नाम के ऊपर हमने एनर्जी का जो यूनिट है वो लिख दी है, क्या, जूल। एनर्जी की, हीट की किसमें मेजर करते हैं हम, जूल में ही मेजर करते हैं। तो अब जरा ध्यान दो, इसने ही ये हमें एक लॉ दिया है, किसके ऊपर, हीटिंग के ऊपर। ये क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग, जो कि उसने किससे दिया, गिवन बाय द फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं इसी के बेसिस पे था। तो उसने ये कहा, जो H है ना, H के यहाँ पे हीट प्रोड्यूस, तो ये कह रहा है द हीट प्रोड्यूस इन अ वायर, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है किसी वायर में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किनके, यहीं पे ध्यान दो, आई स्क्वायर मतलब करंट का स्क्वायर,
तो हम बोल सकते हैं स्क्वायर ऑफ करंट। यानी कि अगर हम करंट फ्लो कराएंगे तो करंट फ्लो कराने पे हीट क्या है, प्रोड्यूस होगी, और किस तरीके से प्रोड्यूस होगी, उसके स्क्वायर के फॉर्म में। यानी कि अगर मैं 2 एम्पियर का करंट फ्लो कराता हूँ, यहाँ फॉर्मूले पे रखने पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, यानी हीट मुझे 4 टाइम्स मिल रही होगी उस करंट की वजह से। अगला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर, जिसको हम आर बोल रहे हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू टाइम फॉर विच करंट इज पास। भाई जिस टाइम के लिए तुम करंट पास करते रहोगे उसी हिसाब से वो क्या है, हीट प्रोड्यूस होती रहेगी। तुम 1-2 सेकंड के लिए कर रहे हो तो वो उतने ही टाइम के लिए हीट प्रोड्यूस होगी। तुम ज्यादा टाइम के लिए कोई चीज चला रहे हो, करंट पास हो रहा है उससे, तो वो ज्यादा टाइम तक हीट प्रोड्यूस करता रहेगा। ठीक है, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी उस केस में। तो इन तीनों चीज को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो हीट प्रोड्यूस है यानी कि एच, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस ऑफ वायर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम, किस टाइम के लिए, जिस टाइम के लिए करंट उससे पास हुआ है। तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना एज इट इज, काफी बार पूछा जाता है, इसे हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और जो डेरिवेशन है उसको लिख लेना, समझ लेना, उसका डेरिवेशन नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो यहीं तक आज रखते हैं अपनी क्लास, फिर अगली क्लास में इस पे हम कुछ क्वेश्चंस और कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, चलो।